हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग अगेन वेलकम्स यू। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग, वेरी लेस टाइम रिमेनिंग। ठीक है ना, बहुत कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है और बहुत ही कम टाइम में हमें सारे के सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने दूसरे टाइप का सेशन, दैट इज पूरे की पूरे फुल सिलेबस वाले सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज सैंपल पेपर नंबर 1, फर्स्ट सैंपल पेपर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके बच्चों, और देखिए आपको सारे क्वेश्चन इसके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आई बिलीव पक्का आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बता दीजिए। पहले तो चलिए क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे। कॉन्फिडेंस आपका कितना जल्दी से हाथों पर कर दीजिए, सर मुझे आ जाएंगे, मैं सब कर डालूंगा। सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, हमने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। आगे कि नहीं आगे सारे बच्चों को। चलिए इसमें थोड़े से क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, थोड़े ऑर्डर इधर उधर जम्बल्ड हुआ है थोड़ा, वो है, बट क्वेश्चन 1 to all सारे हैं, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, पहला क्वेश्चन यही आ गया है, मतलब 9th क्वेश्चन है ये, 9th नंबर पे याद रखिए इसको, है ना। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y is equal to 0 and y is equal to -7 has one solution, टू सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। सारे बच्चों को याद है? अरे इसका ग्राफ बना के देख लो भाई, इसका ग्राफ बना के देख लो। देखो ग्राफ बनाना जरा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7, ध्यान से देखना, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7, है ना। इन दोनों का जरा ग्राफ बनाना, इन दोनों के जरा ग्राफ बनाइए बेटा। कैसे बनाना सिखाया था मैंने? ऐसे करके, ऐसे करके, ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस थे। y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस यानी कि ये y लाइन, दिस इज y इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। दूसरी थी y इक्वल टू -7, तो 1 2 3 4 5 6 7, y इक्वल टू -7, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू -7। सारे बच्चों को दिख रहा है बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस। दोनों लाइनें x एक्सिस के पैरेलल हैं, मतलब आपस में पैरेलल हैं। जब लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी भैया, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी नो सॉल्यूशन। सीधा सीधा आंख बंद करिए और अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए, नो सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन डी। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइनें पैरेलल है। आगे कि नहीं आगे सारे बच्चों को? पक्का आगे कि नहीं आगे बता दीजिए स्पीड से, दम लगा के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 2। चलिए मैं पहले इक्वेशन लिख दे रहा हूं आपके लिए, दोनों की दोनों जो सॉल्यूशंस हैं, बोलिए कौन कौन से सॉल्यूशन है। x माइनस y इज इक्वल टू 2, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस y इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी वाली थी बेटा x प्लस y इज इक्वल टू 4, x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशंस मेरे सामने हैं, है कि नहीं है। लेकिन इसने बोला है कि x इक्वल टू a और y इक्वल टू b इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x के प्लेस पे a और y के प्लेस पे b लिख सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है मतलब x के प्लेस पर 2 पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू a इसका सॉल्यूशन है मतलब x के प्लेस पर a पुट कर सकते हैं। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, जल्दी साधु कर दिया करिए भाई, पक्का पक्का सारे बच्चे। तो x को तो हटा के लिख दो a और y को हटा के लिख दो b। तो देखना बच्चों क्या आएगा, a माइनस b इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 4। ऐड कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2a इज इक्वल टू 6, देन a इज इक्वल टू 3। सारे बच्चों को आ गया है कि नहीं आ गया है। अगर मैं इसमें a इज इक्वल टू 3 पुट कर दूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन में a इज इक्वल टू 3 पुट कर दूंगा तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बता दीजिए। सबका आंसर आ चुका है, a इज 3 एंड b इज 1, और ऑप्शन नंबर A3B1, A3B1 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सबको आ गया, पक्का आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ढंग से देखते जाइए, अच्छे तरीके से देखते जाइए, और बिल्कुल भी जब तक ये वीडियो ऑफ ना हो जाए, ये वीडियो फिनिश ना हो जाए, अपना प्लेस मत छोड़िए। बोर्ड के पेपर में वीडियो घंटे बैठना पड़ेगा,
सब कुछ होल्ड करके बैठना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कुछ रोक के ही बैठना पड़ेगा। तो आज भी सब कुछ रोक के ही बैठो, उठना मत किसी भी चीज के लिए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी इमरजेंसी आ जाए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़िए आप सारे लोग, रीड करिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, द कोऑर्डिनेट of the point which is equidistant from the vertices of triangle AOB as shown in the figure is, मतलब coordinate of the point which is equidistant from the three vertices। एक 3 vertices आपको इस ट्रायंगल के दिए हुए हैं, इन तीनों vertices से बराबर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर वो कौन सा पॉइंट है? तीनों vertices से बराबर है। सबसे पहले तो मैं फिगर बनाऊंगा आपके लिए 2y 2x। चलिए देखिए 2y और 2x, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। ध्यान से देखिए बेटा, चल नहीं रहा इसमें, हैंग हो रहा है। 2y और ये था 2x, है ना? वर्टेक्सेस के नाम देख लीजिए फिगर में कौन कौन से दिए थे। ऊपर वाला a है और नीचे वाला b है। दिस इज a और दिस इज b। इसको o मान लीजिए, ओरिजिन है, पक्का 0,0 ही होगा, है ना? तो इसको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे करके। बन गया कि नहीं बन गया बता दीजिए, है ना? बन गया कि नहीं बन गया? अब ये कहता है इस ट्रायंगल के जो 3 वर्टेक्सेस आपके पास हैं, इस ट्रायंगल के जो 3 वर्टेक्सेस आपके पास हैं, इन तीनों वर्टेक्सेस से बराबर डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है? देखिए ऑप्शन चूज करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। हमें तो मार्क्स चाहिए बोर्ड के पेपर में अच्छे खासे से, और टाइम हमारे पास ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी से हमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और टाइम भी 1.5 आवर, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देगा भाई। कैसे मैनेज करेंगे? हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो आपने 9th क्लास में जब आप पढ़ रहे थे तब आपने एक चैप्टर पढ़ा था सर्कल्स, और आपने ये पढ़ा था कि एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। यानी कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है तो पक्का ये डायमीटर पे बनेगा, डायमीटर पे बनेगा ना, डायमीटर पे ही तो बनेगा। और ध्यान से देखना, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट हुआ वो एक तरह से सर्कल का सेंटर है। बताइए क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो इसका जो मिड पॉइंट हुआ, यानी कि डायमीटर का मिड पॉइंट क्या हुआ? सेंटर हुआ। और सेंटर से ये रेडियस के बराबर होता है, ये भी रेडियस के बराबर होता है, और ये डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर होता है। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है वो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस से बराबर डिस्टेंस पे होता है। तो देखना जरा, ये चीज आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो क्या? देखो ये 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है। अगर मैं चाहूं तो ऐसे करके सर्कल बना सकता हूं, आप भी बना सकते हो। सर्कल बनाने में क्या है भाई? ऐसे करके सर्कल बन जाएगा ना, ऐसे करके सर्कल बन जाएगा ना। सर्कल बन जाएगा तो पक्का ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये क्या होगा इसका? डायमीटर। तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा। तो मतलब ए बी का मिड पॉइंट ही तो है, ए बी का मिड पॉइंट ही तो है। ए बी का मिड पॉइंट निकालिए, वही आपका क्या होगा बता दीजिए? पॉइंट होगा जो तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे है। क्योंकि ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, साइड डिस्टेंस बराबर होंगे ना, तो मतलब सीधे सीधे मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना था, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना था। ए बी का जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2x/2 यानी कि x और 2y प्लस, अरे ऐसे लिखेंगे ना 2x + 0/2 और 0 + 2y/2, तो दैट इज x, y। तो ये वो पॉइंट है जो तीनों वर्टेक्सेस से बराबर डिस्टेंस पे है, और आपका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को ढंग से समझ में आ गया है कि नहीं आ गया बता दीजिए। राइट आंसर कौन सा बता दीजिए बच्चों? ए वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये है आपके सामने, द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर, वैसे तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको आसानी से आ जाएंगे ये, लेकिन तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 मिनट के लिए, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक ग्राफ बना लिया करें, जिससे कि आपका कंफ्यूजन और जरा से भी गलती करने के चांसेस जो अगर हो तो वो भी खत्म हो जाएं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए जरा, ग्राफ कैसे बनाएंगे देख लीजिए जरा सारे बच्चे इसको देखिए। 2,3 है ना, बनाइए जरा इसका ग्राफ। ऐसे है, अगर आप 2,3 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहां से यहां तक 2 1 2 1 2 और y पर 3 डिस्टेंस है, तो 1 2 3 ऐसे करके, तो ये करीब यहां पर आएगा, 2,3 वाला पॉइंट यहां पर आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अभी कह रहा है कि एक्स एक्सिस से, अब देखिए 2,3 है तो मतलब ये वाला डिस्टेंस तो 2 है और ये वाला डिस्टेंस आपने 3 लिया है, तभी तो 2,3 को ग्राफ पर प्लॉट किया। अरे 9th क्लास का क्वेश्चन हुआ भाई, ये 9th क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने, बट प्रॉब्लम ये है कि ये चैप्टर 9th क्लास में भी था, लीनियर इक्वेशन है ना, और फिर 10th में भी लीनियर इक्वेशन है, तो कुछ पता नहीं चलता, वो कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो ये जो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 3, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 तो है, ऑप्शन बी आ गया आपका आंसर। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों आपके लिए? ये रहा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस निकालना है। दोनों पॉइंट कौन से थे? एक तो था ए वाला, एक तो था ए वाला कौन सा 0,6 और एक था बी वाला 0,-2। आ गया कि नहीं आ गया? आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस? डिस्टेंस का फॉर्मूला सारे बच्चों को आता है, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे बोलिए? 0 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - 6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64, दैट इज 8। आ गया कि नहीं आ गया? 8 स्क्वायर यूनिट, सॉरी 8 यूनिट्स इज द आंसर। तो आंसर आपका 8 आ गया, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। तो -6,8 फ्रॉम ओरिजिन यानी कि 0,0 निकालना जरा इसका डिस्टेंस बच्चों। सारे बच्चों को आता है ये क्वेश्चन, सारे बच्चों को आता है, कोई टफ चीज नहीं है। तो जब हम AO निकालेंगे तो होगा अंडर रूट के अंदर कितना 0 + 6 हो जाएगा होल स्क्वायर और 0 - 8 हो जाएगा, दैट इज 36 और 64 100 का अंडर रूट निकालेंगे 10। पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये है आपके सामने, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं 0,5 और -5,0। देखिए जरा सारे बच्चे 0,5, एक तो है 0,5, एक तो है 0,5 और दूसरा वाला है -5,0। तो निकालिए इनके बीच का डिस्टेंस AB। कैसे निकलेगा? -5 - 0 होल स्क्वायर और 0 - 5 होल स्क्वायर, ये 25 ये 25 50 हो गए। 50 का मतलब 5√2। सारे लोगों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सबको आ गया कि नहीं आ गया बोलिए। तो दिस इज द राइट आंसर। पक्का सारे बच्चों को आ गया है, पक्का सारे लोगों को आ गया बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा से, बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं है हमारे पास, सांस लेने का टाइम नहीं है, पीपा करने का टाइम है ना। पहले पीपा करेंगे बाद में देखेंगे सब कुछ। AOBC is a rectangle whose 3 vertices are A 0,3, B वाला 0,0 और B वाला 5,0। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल इज, इसका डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? डायगोनल कितना होगा भाई इसका? कौन निकाल सकता है इसका डायगोनल? देखिए जरा डायगोनल कितना होगा इसका डायगोनल। तो देखिए मैंने आपसे बोला था जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया करे ना, आप कंजूसी मत किया करिए, ज्यादा हड़बड़ी मत किया करिए, ज्यादा जल्दीबाजी मत दिखाया करिए।
कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है? बहुत सारे बच्चों को, सब सारे बच्चों को आता है ग्राफ ड्रॉ करना, 2 मिनट लगती है। जरा ग्राफ ड्रॉ करके देख लिया करो इसका, है ना। कौन कौन से पॉइंट थे मैं लिख ले रहा हूं पहले। पहला वाला पॉइंट था ए वाला, कितना था 0.3, 0,3। बी वाला कितना था 50, और फिर एक ओ वाला था 0,0। ठीक है बच्चों, ये था, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है बता दीजिए। अब आपको क्या करना है, डायगोनल निकालना है, ठीक है ना। तो डायगोनल कैसे निकलेगा इसका, जरा ये पॉइंट प्लॉट करके देख लेना ग्राफ पे। ये पॉइंट ग्राफ पे डाल के देख लो जरा, कैसे डालते हैं। देखो ऐसे बनाता हूं, है ना, ये और ये a 0,3, x पर 0 y पर 3, ये हो गया a हो गया x पर 0 और y पे 3। b वाला हो गया 5,0, x पे 5 और y पर 0, और ये होगा आपका o 0,0। तो ज्वाइन करेंगे तो ऐसे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट और होगा ऐसे करके, फिर आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो डायगोनल तो यही होगा ना, डायगोनल तो यही होगा ना, है ना। तो ये डायगोनल अगर होगा तो आप इसकी क्या निकाल देंगे बता दीजिए, लेंथ। इसकी लेंथ निकालो। लेंथ कैसे निकलेगी, AC इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना बोले, 5 - 0 का स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर और 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे बता दीजिए, 25, 9 कितने हो गए बता दीजिए, अंडर रूट के अंदर 34। तो अंडर रूट 34 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया है, जल्दी से बता दीजिए सारे लोग, जिसको आ गया है, पक्का आ गया है कि नहीं आ गया है, ढंग से बता दीजिए मुझे, ठीक है कि नहीं, ठीक है बोलिए। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए सारे बच्चे जल्दी से। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। साइड्स का रेशियो 4:9 का है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, तो उनके एरिया का रेशियो कितना होगा। कितना इजी क्वेश्चन है बताइए, पक्का इजी है कि नहीं है, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं, हाथ जरूर उठा दिया करिए। यस सर मुझे आ गया, हर एक क्वेश्चन पे हाथ उठा दिया करिए, हर एक क्वेश्चन पे। तो देखिए एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2। एरिया 1 एरिया 2 का मतलब है पहले वाले ट्राइंगल का एरिया और जो दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया, है ना। तो कैसे निकलेगा, सीधी सीधी सी बात है, जो साइड का रेशियो था, साइड का रेशियो था 4/9, उसके स्क्वायर के बराबर होगा, दैट इज 16/81, दैट इज ऑप्शन डी। सारे बच्चों को ऑप्शन डी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपने ट्राइंगल्स में एक एरिया वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। याद है कि नहीं याद है बता दीजिए, वो प्रॉपर्टीज में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ABC एंड BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE is, तो इन दोनों के एरिया का रेशियो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्राइंगल ABC। देखिए बच्चों सारे ऐसे करके ट्राइंगल ABC बना दिया मैंने, है ना। ये है A, ये है B और ये है C। ABC ट्राइंगल बना दिया ना, ABC ट्राइंगल बना दिया ना। अच्छा अब ये दूसरा वाला BDE, एक ये ट्राइंगल और बनाओ, ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, है ना। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये जो D है ना, ये D एक BC का मिड पॉइंट है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने ये बना दिया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया BDE। अब कह रहा है कि इनके एरिया का रेशियो निकालो। देखिए
एरिया के रेशियो निकालने के लिए ट्रायंगल वाले चैप्टर में आपने केवल एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है एरिया निकालने के लिए। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन the ratio of their areas equal to sum is equal to the square of the ratio of the corresponding sides। यही पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉपर्टी लगाने के लिए ट्रायंगल सिमिलर होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी लगाने के लिए ट्रायंगल सिमिलर होनी चाहिए ना। तो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे? इक्विलेटरल बोल तो दिया, इक्विलेटरल बोल दिया, सारे एंगल 60-60 के हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब दो एंगल से ही सिमिलरिटी हो जाती है भाई, यहाँ तो तीनों इक्वल हैं। आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या लिखेंगे बोलिए? अब आप लिख सकते हैं एरिया और किस किस का रेशियो निकालना था? एबीसी के साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। बीडीई कितना आएगा बता दीजिए? ये आएगा पूरा की पूरा बीसी अपॉन बीडी का होल स्क्वायर। आ गया कि नहीं? कोई सी भी साइड लिख सकते हैं क्योंकि एंगल सारे इक्वल थे ना, तो सारी साइड का रेशियो सेम ही आएगा, है ना। तो बी, ये जो बीसी है इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ बीडी। बोलो क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ये मिड पॉइंट था ना, ये मिड पॉइंट था ना, ये मिड पॉइंट था ना, तो जितना ये पूरा है उसका हाफ है ये। तो इसका मतलब मैं पूरे के पूरे बीसी को लिख सकता हूँ ये ट्वाइस ऑफ बीडी है, और इस पूरे का करेंगे होल स्क्वायर, बीडी बन जाए बीडी स्क्वायर कर देंगे तो 4:1। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए जरा, सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता है? देखिए जरा सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दीजिए मुझे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, सारे बच्चों को पक्का ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का बता दीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 3 + √5 ये इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है या कौन सा नंबर है ये बताना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो सारे बच्चों को दिख रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें √5 लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही था, बस सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ है नहीं है, केवल आंसर लिखना है दिस इज द इरेशनल नंबर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? दिस इज द इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे किए हुए थे जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तब। इन द फिगर गिवन बिलो एंगल BAC = 90 डिग्री, है ना, और AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। देन इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा ये आपको पता लगाना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चाहो तो आप प्रूव कर सकते हो, और वैसे ही ये क्वेश्चन हमने प्रूव किए थे काफी सारे, आपको याद होने चाहिए, है ना, आपको याद होनी चाहिए। क्या प्रूव किया था हमने? बता दो जरा, हमने क्या प्रूव किया था? बोलो बेटा। हमने प्रूव किया था कि AD² की वैल्यू, देखिए मैं फिगर बना दे रहा हूं यार आपके लिए, दोबारा से देखो। ये है ABC, और ये हमने इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया D, ठीक है ना। तो AD² निकालना है, तो देखिए इसमें वैसे तो कॉमन सेंस की बात है यार, देखो इसमें दो चीजें दे रखी हैं, या तो BC² की वैल्यू दे रखी है या फिर AD² की दे रखी है। BC² तो अब वो 90 डिग्री का एंगल है, तो BC² तो AB² + AC² के बराबर होगा, है ना। तो ये तो लग नहीं रहा कहीं से, है ना, वो तो लग नहीं रहा। पहले हम AD² को चेक कर लेते हैं, उसमें तो कंफ्यूजन है, पता ही नहीं चल रहा उसका, तो है ना, लग नहीं रहा वो। AD² को देखो, AD² कैसे निकलेगा? AD² को कैसे निकलेगा? AD² निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? आपको याद है कि नहीं याद है? दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर करना सिखाया था। देखो एंगल 1 और एंगल 2 मिला के 90 होंगे कि नहीं होंगे? पहले ये बताओ, बोलो 90 होंगे कि नहीं होंगे? पहली बात, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल था ना, राइट एंगल था, तो 90 तो होगा भाई। अच्छा, अब एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3 कितने होंगे? ये भी 90 ही होगा सर। बताइए क्यों 90 होगा? क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल अकेला 90 डिग्री का है। एक एंगल तो इस ट्रायंगल में 90 का ही है ना, एक एंगल तो 90 का ही है ना,
एक एंगल अगर 90 का है तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी दोनों का मिला के 90 सम बचेगा। तो ये ट्रायंगल देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल, इसी वाले ट्रायंगल की बात कर रहा था मैं, इस वाले ट्रायंगल की। इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला 90 का है ना, ये वाला 90 का है ना। जब ये 90 का है तो इसका मतलब 1 को और 3 को मिला के 90 आएगा, है ना। तो ये भी 90 और ये भी 90 है ना, दोनों 90 90 हैं, दोनों 90 90 हैं। तो फिर क्या आएगा बता दीजिए, दोनों 90 90 हैं तो फिर क्या आएगा बताइए, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 3, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको दिख जाएगा कि एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 इक्वल आ गया, यानी कि एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और एक एक तो 90 90 का है, ये इसमें ये 90 का है, इसमें ये 90 का है। तो अब क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू, ए वाला किस है ना। तो अब देखिए बी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ए, बी के प्लेस पर ए लिख देंगे, और डी तो डी है ही है। अब क्या रह गया, सी। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो मुझे बताओ जरा क्या लिखेंगे, साइड का रेशियो AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए जल्दी से, ठीक है कि नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिए सारे लोग। आगे सारे बच्चों को बेटा, सबको आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दीजिए मुझे फटाफट से। पक्का पक्का हाथ ऊपर करते जाइए, हैंड रेज करते जाइए, मुझे बताते जाइए सारे लोगों को आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन। ये है बच्चों हमारे लिए, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC और EDF ये दोनों सिमिलर हैं, ये बीच में सिमिलरिटी का साइन लगा हुआ है ना। तो देखिए जरा क्या क्या दिया है ना, देखिए सिमिलरिटी ही है, सिमिलरिटी ही है, ध्यान से देखना जरा ध्यान से। ट्रायंगल ABC और EDF, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा वाला, EDF। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, दिख गया कि नहीं दिख गया बता दीजिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आपको अब ये चेक करना है कि ABC नॉट सिमिलर और ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर टू किसके, DEF, ये इसके सिमिलर नहीं है। तो आपको ये चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से गलत कौन सा है। देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, सबसे पहले तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर, साइड का रेशियो कर लिखो, AB के नीचे ED। ध्यान से देखते जाना, ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, पहली दोनों अपॉन पहली दोनों, लास्ट की दोनों BC अपॉन लास्ट की दोनों DF इज इक्वल टू, अब फर्स्ट के साथ थर्ड और फर्स्ट के साथ थर्ड, यानी कि AC के नीचे EF। आ गया कि नहीं आ गया। देखो अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एक रिजल्ट तो मेरा ये आएगा, AB इंटू DF इज इक्वल टू ED इंटू BC। अब अगर मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक रिजल्ट ये आ जाएगा, BC इंटू EF इज इक्वल टू DF इंटू AC। अब अगर मैं फर्स्ट के साथ थर्ड का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा बोलिए, ये आ जाएगा
AB के साथ EF, AB के साथ EF इज इक्वल टू ED के साथ AC। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अब ये तीन रिजल्ट पॉसिबल है, इनमें से कोई सा भी सही हो सकता है, तीनों सही हैं जी। अब ये देख लीजिए कि इनमें से कौन सा वाला आपका मैच नहीं कर रहा, कौन सा वाला मैच नहीं कर रहा है। तो कैसे देखेंगे, देखिए पहला तो था AB इंटू DF। फर्स्ट वाला चेक करिए आप, एक्चुअली में ऑप्शन चेक करते जाइए सारे के सारे, कौन कौन सी ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है BC इंटू EF इज इक्वल टू, BC इंटू EF वाला कहाँ है, BC इंटू EF, ये रहा BC इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू FD, AC इंटू FD, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है भाई, पहला वाला सही है। हमें गलत वाला छांटना है, नॉट ट्रू वाला छांटना है ना। अब दूसरा वाला चेक करिए, AB इंटू EF, AB इंटू EF वाला ये है, AB इंटू EF, AC इंटू DE, AC इंटू DE, ये भी सही है भाई, ये वाला भी सही हो गया, दूसरा वाला भी सही है। अब तीसरा वाला ऑप्शन चेक करिए, BC इंटू DE, BC इंटू DE ये है, ये वाला है, देखो जरा BC इंटू DE, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, AB इंटू EF, AB इंटू DF आ रहा है, इसमें AB इंटू EF दिया है, यानी कि C वाला, यानी कि तीसरा वाला ही गलत है। और चौथा वाला चेक करना जरा, BC इंटू DE, ये रहा BC इंटू DE इज इक्वल टू AB इंटू FD, AB इंटू FD, चौथा वाला भी सही है, केवल थर्ड वाला ही गलत है। नॉट ट्रू कौन सा बोलिए, थर्ड वाला। नॉट ट्रू कौन सा वाला बोलो, थर्ड वाला। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। नॉट ट्रू वाला कौन सा है, थर्ड वाला। तो इसका मतलब थर्ड वाला आंसर सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को पक्का पक्का ढंग से आता जा रहा है या नहीं आता जा रहा है, ध्यान से हाथ ऊपर करते जाइए सारे के सारे बच्चे। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपके लिए फर्स्ट सैंपल पेपर लेके आया हूं मैं फुल सिलेबस का, और ये पहला है, काफी सारे हैं हमारे पास ऐसे। इन सारे के सारे सैंपल पेपर्स को करके काफी अच्छी प्रैक्टिस आपकी बोर्ड पेपर के लिए हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया। तो नेक्स्ट वाला देखिए जरा, आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये टू ट्राइंगल्स है हमारे पास ABC और PQR। तो इसमें से आपको दिया हुआ है AB अपॉन QR, देखिए ध्यान से, AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR, BC अपॉन PR इज इक्वल टू CA अपॉन PQ, CA अपॉन PQ। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी वाली सिमिलरिटी सही लिखी हुई है ना, कौन सी वाली सही लिखी हुई है। तो लिख के देख लो, लिख के देखो जरा, देखो ट्रायंगल बनाओ। एक तो ये है छोटू ABC और एक ये है मोटू PQR, है ना। अब हम सर इनकी सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, ABC सिमिलर टू PQR या QRP या RPQ, क्या लिखेंगे मतलब, है ना। तो बहुत इजी बात है, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से साइड का रेशियो दे रखा है, देखो AB के साथ QR दे रखा है, AB के साथ QR दे रखा है। तो AB का जो अपोजिट एंगल है यानी कि ये वाला, और QR का जो अपोजिट एंगल है यानी कि ये वाला, ये सेम होंगे, है ना। ऐसे ही आपको BC अपॉन QR दिया है, तो BC का जो अपोजिट एंगल है ये वाला, और PR का जो अपोजिट एंगल है यानी कि ये वाला इक्वल होंगे, है ना। और बाकी रह गया एक, वो तो लास्ट वाला, उसको तो इक्वल होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट, अगर मैं ट्रायंगल ABC लिख रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा A के साथ Q, B का मतलब खाली यानी कि R, और C का मतलब एक लाइन वाला यानी कि P, यानी कि ये हो गया ABC इज सिमिलर टू QRP, ABC इज सिमिलर टू QRP। तो चेक करके देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। देखो पहला वाला PQR लिखा है, PQR अगर मैं लिखूंगा तो मुझे CAB लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, पहला वाला सही हो गया भाई, है ना, पहला वाला सही है। और बस
पहला वाला ही सही हो गया, तो इसका मतलब दूसरा चेक करने की जरूरत है, ये तो लिखना था कौन सा वाला सही है। आ गया कि नहीं आ गया? तो ए बी मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही आ गया। ए बी अपॉन पी क्यू था, तो ए बी अपॉन क्यू आर था। हाँ तो सही आ गया, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन, ये है बच्चों हमारे लिए, इन द गिवन फिगर। पहले फिगर बना लेते हैं फिर देखेंगे। फिगर में बना ले रहा हूं, ऐसे करके देख लो। चलो है ना, ऐसे करके हमने फिगर बना लिया, है ना, ये फिगर बना लिया ऐसे करके, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दो। ये हो गया ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो। तो ए बी सी, इसके बीच वाले का नाम भी लिख दो कुछ, पी है ये, है ना, पी है ये। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो यार, नहीं आया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? तो अब ये वाला एंगल आपके पास 50 है, ये वाला एंगल आपके पास 50 है ना। तो कौन कौन साइड दे रखी है वो देख लीजिए, 3 और ये 6, ये 3 और ये 6 सेंटीमीटर में सारे याद रखना है ना बेटा। ये 2.5 और ये 5। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, ठीक है ना। और एक ऊपर वाला जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आपको ये इनमें से कौन सा एंगल पूछा है इसने? PBA। तो PBA कौन सा है? PBA यानी कि ये वाला एंगल ये पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो निकाल लो। देखो अब मैं इसको हटा देता हूँ, कोई नीड नहीं है। ये देखो जरा, इस साइड का रेशियो इस वाली साइड के साथ, BP निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। देखो BP का रेशियो PC के साथ कितना? 3 और 2.5 यानी कि 30/25। 5 से काटिए 6 और 5 से काटिए 5, 6/5 आ गया, है ना। BP का रेशियो PC के साथ। AP का रेशियो PD के साथ, AP का रेशियो PD के साथ, ये भी 6/5 है, और इनके बीच का एंगल ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है 50-50 डिग्री का। तो ये कौन सी सिमिलरिटी होगी बता दीजिए? SS। दिस इंप्लाइज दैट बाय SAS सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे बच्चों, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। बोलो यार, आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? अरे बोलो, इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? और ये वाला एंगल कितना होगा फिर? देखो ये 50 का है, तो ये वाला 50 का आ गया, तो ये वाला कितने का निकलेगा? 50 और 30 80 होते हैं, तो 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री का बचेगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है बच्चों। याद रखिए, देखिए कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या करना था? इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो सेम है, बीच का एंगल 50-50 वर्टिकली अपोजिट है, तो इक्वल हो गई होगा, है कि नहीं है? इक्वल हो गई, ऐसी सिमिलरिटी हो गई। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये 50 का तो ये 50 का, 50 30 ये कितने का बचा? 100 का। आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे पास ऑप्शन है 100 डिग्री, दैट इज डी। आ गया कि नहीं आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री का है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कोसेक 75 प्लस थीटा। देखिए कोसेक 75 प्लस थीटा और माइनस का सेक 15 माइनस थीटा, माइनस का सेक 15 माइनस थीटा, माइनस का 10, माइनस का 10, 55 प्लस थीटा, 55 प्लस थीटा, और प्लस का कॉट 35 माइनस थीटा।
35 माइनस थीटा। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। 35 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो क्या करेंगे बोलो। देखो देखो, ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं बता दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इनका सम 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। इनका सम 90 आ रहा है ना, करके देखो यार। इसको जब ऐड करेंगे थीटा से थीटा कट जाएगा, 75 और 15 90 हो गए कि नहीं हो गए? तो हमने एक काम किया, ये जो कोसेक है 75 प्लस थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस 15 माइनस थीटा। देखो ये तो आ जाएगा वापस लौट के, कोसेक 90 माइनस थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 15 75 आ जाएगा और थीटा प्लस का हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दो, सेक 15 माइनस थीटा माइनस फिर दोबारा से 10। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे 90 माइनस 35 प्लस थीटा, 35 माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे तो 55 प्लस 30 तो बचेगा और ये हो जाएगा cot 35 माइनस थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, है ना। इसको जरा सॉल्व कर दीजिए आप, बोलिए कितना आएगा आपके पास। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 15 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब थीटा के प्लेस पे क्या लिखा है? 35 माइनस थीटा और प्लस का कॉट 35 माइनस थीटा। ये सब कट जाएंगे। देखो सब एक माइनस का एक प्लस का सेम वैल्यू है, जीरो आंसर आएगा। जीरो आंसर आएगा। सारे बच्चों को आ गया है कि नहीं आ गया बता दीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है बता दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए सबसे पहले 10 क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें लिखा है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। आपको sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी बता दीजिए जरा। देखो cos अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं, ये cos 90 डिग्री की वैल्यू है ना। अरे 90 डिग्री जीरो होता है कि नहीं होता बताओ, है ना। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 हो गई, है ना। अब इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो जरा, ऐसे लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा और प्लस का 2 बीटा, तो प्लस का तो बीटा ही बचेगा 90। तो अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फिर 90 माइनस 2 बीटा, ठीक है ना। अब दोनों तरफ साइन साइन लिख दो क्योंकि साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा, अब साइन 90 माइनस बीटा कितना होता है? cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos 2 बीटा। आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज cos 2 बीटा। और वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से बता दीजिए किस किस को आ गया, दैट इज ऑप्शन बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से हाथ करते करिए फटाफट से। सर मुझे आ गया, मुझे ढंग से आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आ गया, बहुत जबरदस्त तरीके से आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो cos 2 बीटा इज द राइट आंसर। सारे बच्चों ने नोट कर लिया है इसको? सबने नोट कर लिया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए वैल्यू ऑफ, इसमें मिस हुआ बेटा, tan 1 डिग्री है ना, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे देखेंगे। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 89 डिग्री, ये लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये निकालना है ना। तो आप एक काम करिए, इसको जरा मैं एक्सपेंड करके लिख दे रहा हूं, एक्सपेंड करके, है ना। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री, डैश 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 करते जाएंगे। tan 45 डिग्री आएगा रास्ते में चलते चलते, tan 88 डिग्री भी आएगा और लास्ट में tan 89 डिग्री भी आएगा।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बना लीजिए, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बना लीजिए। तो tan 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 89, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 88, ऐसे लिखते जाइए। tan 45 1 होता है, लिखते जाइए tan 88 और tan 89। आ गया कि नहीं आ गया, tan 90 माइनस थीटा कितना हुआ, cot थीटा, cot 89, और ये कितना हो जाएगा, cot 88 डैश डैश डैश, ये 1 आएगा, डैश डैश डैश, ये कितना हो गया, cot tan 88 को 1 अपॉन cot 88 लिख सकते हैं, और इसको 1 अपॉन cot 89 लिख सकते हैं। तो ये सब कट जाएंगे, 88 से 88, 89 से 89, इसके आगे जो टर्म्स आएंगे, इससे पहले टर्म्स आएंगे, सब कट जाएंगे, केवल 1 रह जाएगा। तो 1 इज द फाइनल आंसर, 1 इज द फाइनल आंसर, और दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सारे लोगों को आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट से आंसर देते जाइए मुझे, सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। साइन अल्फा की वैल्यू 1/2, कॉस बीटा की वैल्यू 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। सारे बच्चों में जो क्वेश्चन आ गया होगा सबको, सबका तुरंत अपने आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जल्दी से इनके आंसर निकालते जाइए, देखते जाइए आपके आंसर मेरे आंसर से मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 को 30 डिग्री, तो मतलब अल्फा 30 डिग्री का हो गया, है ना। और cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अरे cos 60 1/2 ही तो होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, प्लस कर देंगे, 30 प्लस 60 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। अरे क्या नाम है आपका, आपका नाम कुलश्रेष्ठ जी, कुलश्रेष्ठ जी, ये क्वेश्चन आपने परसों यानी कि 2 दिन पहले मुझसे एक सेम क्वेश्चन पूछा था, है ना कुलश्रेष्ठ जी। तो ये था साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर ए प्लस cos रेज़ पावर 4a, ये वैल्यू फाइंड करनी है ना। कितना आंसर आएगा, चलो देखते हैं। आप यहां से अगर साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर ए, यानी कि cos स्क्वायर ए के प्लेस पर आप साइन ए लिख सकते हो, ये मतलब हुआ, है ना। तो चलो लिख दो cos स्क्वायर ए प्लस, आप इसे cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या लिख देंगे हम, साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए मिला के कितना आ गया बच्चों, 1। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना आ गया बच्चों, 1। तो इसका मतलब इसका आंसर 1 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको याद होगा कि एक लाइव सेशन मैंने लिया था, उनमें ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। ऑल लाइव क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस हैं। कौन सा वाला, देखिए जरा इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है बेटा, इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो देखिए एक सर्कल था, इसकी रेडियस थी r1, है ना, और एक सर्कल था, इसकी रेडियस थी r2। अब इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को ऐड करके मैंने बड़ा सर्कल बनाया, इसकी रेडियस है बड़ी r, तो आपको ये पता लगाना है कि बड़ी r की वैल्यू कितनी होगी। बहुत इजी बात है कि नहीं है, देखो जरा इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई r1, 2 पाई r2 और 2 पाई r। 2 पाई को कॉमन ले लो तो ये होगा r1 प्लस r2, 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कट गया, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। तो इसका मतलब r1 प्लस r2 की वैल्यू r होगी, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया सबको, पता है। आ गया कि नहीं आ गया, सारे बच्चों को बोल दीजिए बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डैश। ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन हुआ।
ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन हुआ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपको वैसी शकल देख के लग रहा है, क्योंकि बी ऑप्शन को जब हम डिवाइड करेंगे 462 को, तो ये कितने हो गए, 3 से कट जाएगा। बी वाले ऑप्शन में जो डिनोमिनेटर है वो 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब 3 फैक्टर हुआ इसका। ऐसे ही सी वाला ऑप्शन वो 7 से कटेगा और 5 से कटेगा, और जो लास्ट वाला है उसमें 165 है डिनोमिनेटर में। 165 का मतलब कितना हुआ, ये भी 3 से कट जाएगा। तो डी का डिनोमिनेटर 3 से कट रहा है, सी का डिनोमिनेटर 7 से कट रहा है, बी का डिनोमिनेटर 3 से कट रहा है। मतलब ये वो नंबर हैं जिनका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा किसी और अलग नंबर से भी कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आंसर आएगा। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया। तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर करें तो 2 और 5 आए, है ना। तो इसका मतलब केवल ऑप्शन ए होगा, इसमें 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया कि नहीं आ गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अरे केवल 625 के जब फैक्टर करेंगे तो ये 5⁴ आ जाएगा। अच्छा कि नहीं, तो यही पूरा की पूरा कट पाएगा। तो बाकी सब में, बाकी सबका जो डिनोमिनेटर है बी का, सी का और डी का, इन सब के डिनोमिनेटर में डिवाइड करने से 3 या 7 आ रहा है, जबकि 2 या 5 ही आना चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स with radii r1 and r2 is equal to the area of circle of radius r, then sum of the areas of 2 circles with radii r1 and r2 is equal to the area of a circle of radius r। बिल्कुल जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन किया था ये वाला, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2, और इन दोनों का एरिया मिला के एक बड़े सर्कल के एरिया के बराबर होगा, इसकी रेडियस r। तो आपको ये पता लगाना है कि इनमें क्या रिलेशन है। देखो कर लो, बहुत इजी बात है। पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लेंगे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो आंसर आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन। कितने सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं। देखिए मैं आपसे इसीलिए बार बार बोल रहा था, आप दुनिया का कोई सा भी पेपर कर लीजिए, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, आगरा के, यूपी के, पूरे इंडिया के किसी भी कोने में आप पढ़ते हैं, अगर आपने सारे सेशंस किए हैं, सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो इन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस वही होंगे या उनके जैसे ही होंगे जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे बच्चों को समझ में। ये सेम क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, और बिल्कुल सेम हमने किया हुआ है हमारे लाइव सेशन में। हमने एक बार ये क्वेश्चन किया हुआ था लाइव सेशन में, सारे बच्चों को आ गया था कि नहीं आ गया था, बता दीजिए। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आ गया था कि नहीं आ गया था। तो इसमें लिखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 4 इंटू साइड, ये सब इक्वल थे, ये सब इक्वल थे। कितने थे ये नहीं पता, के मान लो। तो r की वैल्यू कितनी निकलेगी, k/2π, k/2π का मतलब 22/7, तो 7k/44 है ना। और ऐसे ही अगर हम इन दोनों को यूज कर देंगे, साइड की वैल्यू निकलेगी k/4। आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसने क्या बोला था, अब आपको दोनों का एरिया निकालना है, सर्कल का भी और स्क्वायर का भी। चेक करना है कि किसका एरिया बड़ा है, सर्कल का बड़ा है या स्क्वायर का बड़ा है या फिर दोनों का बराबर है। निकाल के देख लो। एरिया सर्कल का पाई r स्क्वायर, तो 22/7, r का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49k²/44 इंटू 44। इससे ये कट जाएगा 2 बार, इससे ये कट जाएगा 7 टाइम्स, तो 7k²/88। दिस इज द आंसर, है ना। और एरिया स्क्वायर का निकालेंगे, एरिया स्क्वायर का निकालेंगे तो साइड का होल स्क्वायर होता है ना बच्चों।
साइड का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? साइड कितनी थी इसकी? k/4, तो स्क्वायर कर देंगे तो k²/16 आ गया कि नहीं आ गया? और डिवाइड करके देख लो कौन सा वाला ज्यादा है ना? ये वाला सर्कल का ज्यादा होगा, है ना? सर्कल का ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो पॉइंट में डिवाइड करके देख लेना, पॉइंट में इसको देख लेना, पॉइंट में इसको देख लेना, सर्कल का ज्यादा आ रहा होगा, जिसका भी ज्यादा आ रहा हो, है ना? k² तो दोनों में कॉमन है ही है, 7/88 और 1/16। पॉइंट में डिवाइड करके देख लेना किसका ज्यादा आ रहा है। इक्वल नहीं आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा, सर्कल का ज्यादा आ रहा होगा, है ना? देख लीजिए वैसे डिवाइड करके जिसका भी ज्यादा आ रहा हो, ठीक है ना? पता चल जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज, है ना? तो देखो एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे करके एक स्क्वायर है, सर्कल है, और ये सर्कल एक स्क्वायर के अंदर घुस गया है, एक स्क्वायर के अंदर घुस गया है ना? ये वाले स्क्वायर के अंदर आ गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस स्क्वायर की साइड कितनी थी? 6, ये भी 6। समझ में आ गया सबको? साइड कितनी थी? 6। अब आपको ये पता लगाना है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा। बहुत इजी बात है यार, ये साइड 6 है तो डायमीटर 6 हो गया, रेडियस कितनी हो गई 3। अब निकाल लो अपने आप से एरिया कितना निकलेगा? πr²। सॉल्व कर लेना इसको। आ गया कि नहीं आ गया? r कितना है? 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 π² होगा 90। d हो गया कि नहीं हो गया? 9। अरे यार πr² करेंगे तो r के प्लेस पर 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 π। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और ये स्टार्ट हो रही है आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, ये स्टार्ट हो रही है आपकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को देख लेंगे सारे बच्चे। एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर, जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकती। पश्चिम में से सूरज निकलना चाहिए सर, बहुत दिन हो गए निकलते निकलते, पूरब में से थक गया होगा निकल के, इसको भी कुछ चेंज की जरूरत है ना? अरे भाई कोई चेंज वेंज नहीं चाहिए, है ना? वो तो चेंज जानता ही नहीं है ना? तो सीधा सीधा ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो वो जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकती, कैन नॉट अकर, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी चीज है जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती? प्रोबेबिलिटी होती है या नहीं होती, इसके लिए मैंने आपको बताई थी कुछ बातें जब आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। कॉपी के फर्स्ट पेज पर, मतलब जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पेज पर ही काफी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। क्या प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। 1 पॉइंट कुछ, कभी आंसर 1.2, 1.3, 2.8, कभी आंसर नहीं आएगा। 10th में नहीं, 11th 12th तो किसी भी क्लास में कभी भी आंसर नहीं आएगा। आगे कि नहीं आ गया? तीसरी बात, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। -1, -2, -1.5, -3.8 कभी नहीं होती। गलत जवाब, काट दो सबको, सब गलत है। आ गया कि नहीं आ गया सबको? ठीक है ना? तो अब आप देख लीजिए, मैंने 3 बातें बताई। पहली बात 1 से बड़ी नहीं हो सकती, दूसरी बात 0 से छोटी नहीं हो सकती। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बात देख लीजिए, इसमें 1/3 यानी कि 0.3 हो सकती है। बी ऑप्शन 0.1 हो सकती है। तीसरा ऑप्शन 3%, 3% का मतलब वो 3/100, तो 0.3 हो सकती है। चौथा ऑप्शन है 17/16, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 1 से तो बड़ा ही आएगा। यही गलत है, बस इसी को आगे लगा दीजिए आप। ये गलत आंसर है, ये नहीं हो सकती, है ना? ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, मतलब डी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, वो इवेंट जिसके होने के चांसेस सबसे कम है, वो कौन सी है? दैट प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, किसके क्लोजेस्ट है? देखो पहला वाला है 0.0001, तो मतलब 1/1000 लिख सकते हैं इसको। 1000 लिखेंगे, 4 प्लेस है, 10,000 लिखेंगे ए वाले में। बी वाले में क्या लिखेंगे? 1/1000, 1/1000। सी वाले में क्या लिखेंगे? 1/100,
और डी वाले में क्या लिखेंगे 1/10, है ना। तो देखो कौन सा ज्यादा अनलाइकली टू हैपन, जिसके होने के चांसेस सबसे कम है। किसके चांसेस सबसे कम है? इसके चांसेस सबसे कम है। ये 10,000 में से केवल एक बार होती है, ये 1,000 में एक बार होती है, 100 में से एक बार हो जाएगी, ये 10 में से एक बार हो जाएगी। ये सबसे कम है, इसको होने के चांसेस सबसे कम है ना। तो एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, जिसके होने के चांसेस कम है। द प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, उसकी प्रोबेबिलिटी क्लोज होगी। किसके क्लोज होगी? इनमें से किसके पास होगी? इसके पास होगी, क्योंकि इसी के सबसे कम होने के चांसेस हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन क्या होगा बताओ। देखो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, इसमें जो एक जीरो है वो दूसरे वाले का नेगेटिव है। मतलब दो जीरोस होते हैं ना, एक अल्फा और एक बीटा। एक की वैल्यू अगर 2 है तो दूसरे की -2, एक की अगर 3 है तो दूसरे की -3, एक की अगर 4 है तो दूसरे की -4, है ना। ऐसे उल्टे साइन है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी? इट हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। यस, यही सही है। बाकी सारे आप पढ़ लो, पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा, है ना। बट यही सही आंसर है इसका। पहला ही आंसर हमें सही मिल गया, आगे वाले देखने की जरूरत ही नहीं है। आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, पहला ऑप्शन आपके पापा का नाम लिखा है, बाकी 3 ऑप्शन और कुछ लिखे हुए हैं। तो आपको पता है कि पहले वाले मेरा ऑप्शन सही है, तो तीसरी बार पकड़ के करेंगे कि हमारा आंसर पहला वाला सही हो गया। ठीक है ना। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर ये x² -4 होता, वैसे तो इसने ये लिखा हुआ, क्या फॉर्म लिखी है बेटे? तो x² प्लस ax प्लस b, ये लिखी है ना। जब ये वाला टर्म 0 हो जाए और ये वाला टर्म माइनस का हो जाए, ये वाला टर्म 0 हो जाए और ये वाला टर्म माइनस का हो जाए, तो इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी। तो इसमें से अगर मैं आंसर निकालूं तो x² 4 तो x √4 तो प्लस -2, यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 2, दो ही आंसर तो आएंगे। दोनों इक्वल आ रहे हैं, और एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दीजिए कब आ रहा है? जब इसको हमने 0 माना और इसको हमने नेगेटिव माना। आ गया कि नहीं आ गया? बता दीजिए। आ गया कि नहीं आ गया? बता दीजिए। ठीक है ना। तो इसीलिए पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर ये प्लस का होता, ये प्लस का होता तो जाके माइनस का हो जाता। x² -4 तो x √√ के अंदर -4, ये तो नॉट रियल। आपने भी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो जब भी √ के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो नॉट रियल कहते हैं, उसका आंसर नहीं आता बेटा, है ना। आपके सिलेबस में नहीं है ये, नॉट रियल इमेजिनरी क्वांटिटी होती है। आप पहली बार क्लास 11th में सीखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट है आपका ये, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 से लेके 100 तक सारे नंबर से कटने वाला कौन सा नंबर होता है? तो मतलब 1 से लेके 100 तक सबका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम ऑफ आपको निकालना पड़ेगा क्या? एलसीएम ऑफ 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। इनसे का फैक्टर करेंगे 1, इसके करेंगे 2, इसके करेंगे 3, इसके करेंगे 2 का स्क्वायर, इसके करेंगे 5, इसके करेंगे 2 × 3, इसके 7 हो गए, इसका हो गया 2 का क्यूब, इसका करेंगे 3 का स्क्वायर, इसका हो गया 2 × 5। अब आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम मैंने निकालना सिखाया था, कॉमन बेस की हाईएस्ट पावर, अनकॉमन सब कुछ। ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट 2 लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, है ना, और इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल। निकाल के देखो। 6/2 आपने निकाल के देखा, 6/2 ये 3/1 आ गया। दूसरा वाला था -3/-1, ये भी 3/1 आ गया। और तीसरा वाला था ये a1/a2 निकाला है मैंने, है ना, a1/a2, और ये निकाला है b1/b2। अब जरा c1/c2 की वैल्यू और बता दो। c1/c2 निकालेंगे तो 10/9। बस यही गड़बड़ हो गई, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये वाला इक्वल नहीं आ रहा।
तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, यानी कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आए थे, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं आया था, तो इसका मतलब दीज लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल दिस, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा। ये तो मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में भी सिखाया था आपको। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री की लेंथ। क्या होता है बता दो, आउटर बाउंड्री की लेंथ। क्या बोलते हैं, बोलो इसको, आउटर बाउंड्री की लेंथ। बोलो यार, तो ध्यान से देख लेंगे जरा, अगर मैं ऐसे करके फिगर बना के आपको दिखा दूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स पर 0 वाई पर 4, एक था 0 0 है ना, और एक था 3 0 3,0। पेरीमीटर कितना हुआ, यहां से यहां तक 4 हो गया, यहां से यहां तक 3 हो गया, यहां से यहां तक कितना हुआ ये नहीं पता, तो 4 + 3 प्लस इन दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बता दीजिए, 4 + 3 = 9, ये 16 25 5 आ गया, तो 12 आ गया। 12 इज द इसका पेरीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये लाइन 3 है, ये वाली 4 है, और ये वाली आपने 5 निकाल लेंगे। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आया आपके पास ये, ठीक है, एलसीएम निकालना है इसका। क्या पूछा है बच्चों आपसे, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का मतलब मैंने आपको बता दिया था, कॉमन बेस की कॉमन पावर, है ना। तो ए वाले में दिख रहा है आपको x³ और बी वाले में दिख रहा है x, तो x दोनों में कॉमन है। कॉमन पावर कितनी हो सकती है, एक x³ है और एक x है, तो केवल एक पावर कॉमन हो सकती है ना। और y की a वाले में y² है और b वाले में y³ है, तो मतलब स्क्वायर पावर दोनों में कॉमन है, यानी कि दो पावर तो दोनों में है ही है कम से कम। तो इसका मतलब xy² इज द HCF, दैट इज b। b इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा आपका cos 9α = sin α। cos 9α = sin α। cos 9α इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 - α, तो ये हो जाएगा = 90 - α, इसको उठा के कर भेज दो, tan α = 90, तो α = 9, और इसने पूछा है tan 5α। tan 5α, tan 5α का मतलब 9, 45 हो गया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। आ गया कि नहीं आ गया सबको, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, तो cos a + b की वैल्यू कितनी होगी। अरे भाई, जब c पे 90 डिग्री का एंगल है, a + b + c 180 होंगे, c अकेला 90 डिग्री का है, तो a + b की वैल्यू कितनी बची, 90। a + b 90 बचा ना, तो a + b को 90 लिख दो, cos 90 का मतलब 0। नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके केस स्टडीज। केस स्टडी नंबर 1, तो इसमें लिखा है सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटेड ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली, है ना। ये आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं, तो आपसे पूछ रहा है इन each room of the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, hence the maximum number of participants that can be accommodated in each of the room कितने होंगे बता दीजिए। तो बहुत ही बात है, आप इसका क्या निकाल लेंगे बच्चों, बता दीजिए HCF। तो HCF निकाल के दिखा देंगे आप, इन सब का क्या निकाल लेंगे, इसका HCF। तो देखिए जरा, आपको निकालना पड़ेगा HCF ऑफ किसका, बता दीजिए HCF ऑफ किसका, बोलिए 60, 84, 108। 60, 84, 108 सारे बच्चों को पता है, ये सबके सब 12 के टेबल में आते हैं। तो ये 12 इज द HCF, तो इसका मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका HCF अब निकाल लेंगे। इसका HCF कितना आ जाएगा बच्चों, 12। तो 12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कहता है
क्वेश्चन नंबर 42 है ये। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट? कितने सारे रूम चाहिए? अरे एक रूम में 12 लोग बैठेंगे, है ना? तो हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए? देखो, हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए? हिंदी के स्टूडेंट कितने थे? 60, और एक में 12 बैठेंगे तो 5 रूम तो इसके लिए चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश के लिए कितने सारे रूम चाहिए? 84/12, 7। और मैथ्स तो मैथ्स होती है भाई सबसे ज्यादा, 84, है ना? तो कितने रूम चाहिए होंगे? 9 रूम चाहिए होंगे। तो टोटल रूम कितने हो गए? इन सबको प्लस कर दो, 12 और 9 21 रूम्स चाहिए। दैट इज ऑप्शन बी। कितना समझ में आ गया बता दीजिए? ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक रूम में 12 बच्चे बैठे हैं। और हिंदी के लिए 60 बच्चे थे तो कितने रूम में बैठ पाएंगे? 5 रूम में। इंग्लिश में 84 बच्चे थे, 7 रूम चाहिए होंगे बैठने के लिए। ऐसे ही मैथ्स के लिए तो सारे रूम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका ये, इसमें लिखा है एलसीएम ऑफ 60, 84 और 108। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप इजीली अपने आप ही निकाल सकते हैं। डायरेक्ट एलसीएम है, निकाल लेना। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, देखिए एचसीएफ आपने यहाँ पर निकाल दिया था अभी 12, ये रहा। इन सब का एचसीएफ आपने 12 निकाला था, एलसीएम आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, उनका मल्टीप्लाई कर दो। इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 108 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आंसर आएगा? देखिए 108 का मतलब होता है 12 9 जा, 12 को लिखेंगे 2 इंटू 3 और 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इंटू 9 का क्यूब। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो बोलो भाई। 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट आएगा केस स्टडी 2, सेकंड वाला केस स्टडी। देखिए सारे बच्चे जरा ध्यान से इसको, फिगर आपको दिया हुआ, सीधा सीधा फिगर देख लीजिए, फिगर से ही आपको समझ में आ जाएगा, है ना? अ लीनियर पॉलिनोमियल 46 वाला क्वेश्चन है। अ लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3 देन द जीरो ऑफ 2x + 3 इज। अरे भाई 2x + 3 का जीरो निकालना है ना। देखो 2x + 3 का जीरो निकालना है तो x की वैल्यू -3/2, और -3/2 का मतलब दैट इज ऑप्शन बी। बी वाले में आ गया ना, बी वाले में आ गया। और इधर देखिए जरा 46 वाला क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ जीरो, अरे ये तो जैसे पॉलिनोमियल में भी तो करते थे। देखिए जरा एक मिनट बात करिए मुझसे, पॉलिनोमियल में भी तो करते थे। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में से ग्राफ बने हुए होते थे, टेढ़े मेढ़े करके बोलता था व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस, है ना? तो लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रही, और कहीं भी नहीं काटेगी तो जीरोस कहाँ से होंगे, है ना? नो जीरो, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनी हुई है, तो ऑप्शन डी होगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आता है आपका ये अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5x + k। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए। पॉलिनोमियल कितना था मैं लिख ले रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। x² - 5x + k, x² - 5x + k, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ k की वैल्यू कितनी होगी, है ना? ये पूछा है। तो देखो बच्चों, आप मुझे पहले इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। -b/a यानी कि 5, अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ? c/a यानी कि k। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने पॉलिनोमियल में आपको लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। याद है कि नहीं याद है बता दीजिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो याद कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 5 का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा यानी कि 1 का स्क्वायर, 4 अल्फा इंटू बीटा का मतलब k। ये रहा, तो 25 - 1 24 इज इक्वल टू 4k।
तो k इज इक्वल टू 6, है ना। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन आ गया क्या आपको, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो और ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म, दैट्स ऑल। ये एक क्वेश्चन नंबर 4 है, केस स्टडी के बीच में आ गया है। मैंने बोला था ना क्वेश्चन थोड़े जम्बल्ड हो गए हैं, अरे अभी भी नया नया पढ़ाना वैसे किया है तो सीख जाऊंगा धीरे धीरे, है ना। ये ऑर्डर में आना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी थोड़ा ऑर्डर खराब हो गया है, ठीक है। चलिए, तो इसमें लिखा है बेटा 65m माइनस 117, 65m माइनस 117 ये काय के बराबर है बता दो। HCF किस किस का HCF 65 और 117, है ना। तो इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF निकाल लिया, 13 आ रहा है, निकाल लेना, आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके इसमें से फिर m की वैल्यू निकाल लेना। और जो पार्ट था इसका नेक्स्ट वाला वो ये है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज, अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सारे बच्चे जल्दी से हाथ उठा दिया करिए हर एक क्वेश्चन के ऊपर, एवरी क्वेश्चन के ऊपर यू हैव टू रेज योर हैंड, यस सर वी नो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो इसका आंसर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, दैट इज 1/4, यानी कि बी आंसर, है ना। 1/4 बी में ही तो है। और नेक्स्ट है आपका 46, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 4 देन द वैल्यू ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब फिर दोबारा से अल्फा इंटू बीटा, फिर दोबारा से अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। कितना होगा बोलो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। और इस वाले पॉलिनोमियल के लिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो 4 दे रखी है और सी था -6 अपॉन ए की प्लेस पर ए लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप। देखो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्वेश्चन में दे रखा है 4, है ना। सी की वैल्यू -6 और ये ए, तो जब ए निकालेंगे तो माइनस का 6/4 हो जाएगा ना, -3/2, ठीक है ना। -3/2 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2, 5, -2, 5 जो जीरोस हैं वो कितने सारे पॉलिनोमियल्स के हो सकते हैं, बहुत सारों के हो सकते हैं। देखो बहुत सारों के हो सकते हैं। आपको याद है मैंने फॉर्मूला लिखा था पॉलिनोमियल्स के लिए, तो क्या लिखा था, यही फॉर्मूला था ना। तो x स्क्वायर माइनस सम करेंगे इनका, -2 और 5 सम करेंगे तो 3 आ जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो -10 आ जाएगा। कितने सारे पॉलिनोमियल, अगर मैं k को 1 मान लूँ तो ये आ जाएगा, k को 2 मान लूँ तो एक और बन जाएगा, k फॉर कांस्टेंट में इसको 1/3 मान लूँ तो कुछ और बन जाएगा। बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब मोर देन 3 इसका आंसर होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इनफाइनाइट भी लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस इज 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस इज। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है। इनमें देखिए 3 जीरोस होंगे। सबसे पहली बात तो इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू कितनी है पता नहीं, बीटा की वैल्यू कितनी है पता नहीं, लेकिन गामा वाला जो लास्ट वाला है वो 0 क्वेश्चन ने बोल दिया कि इनमें से एक जीरो की वैल्यू 0 है। आ गया कि नहीं आ गया। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना, सी अपॉन ए। देखो गामा 0 तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बाकी दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ बता दीजिए, सी अपॉन ए, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
इफ द जीरो तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए जीरो नहीं है, आर इक्वल, देन क्या होगा बोलो? बोलो, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, जीरोस इक्वल हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर है। अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर है। अब या तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा होगा, या अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, कुछ भी होगा, है ना। तो अब मुझे कौन बताएगा, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो सी अपॉन ए आंसर आएगा। अब देखो दोनों रूट्स इक्वल थे ना, दोनों रूट्स इक्वल थे ना, तो देखो अगर मैं ऐसे मान लूं तो भी इसका आंसर प्लस में ही आएगा। अरे दोनों अल्फा भी प्लस का है, बीटा भी प्लस का है, तो अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो प्लस में का आंसर आएगा। तो सी इक्वल टू ए हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब अगर मैं दोनों को माइनस का मान लूं तो इसको भी माइनस का मान लूं, इसको भी, दोनों इक्वल इक्वल ही तो थे, दोनों को माइनस का मान लो तो माइनस माइनस करेंगे तब भी ये प्लस में ही आएगा, तब भी सी इक्वल टू ए ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या ऑप्शन हुआ? ए एंड सी हैव द सेम साइन, ए का और सी का साइन एक जैसा ही आएगा, यानी कि ये वैल्यू प्लस की आ रही है ना। अगर मैं ऐसे इक्वल मान लूं तो भी प्लस की आएगी, ऐसे इक्वल मान लूं तो भी प्लस की आएगी, यानी कि ये वाला आंसर प्लस का आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो ये वाला आंसर प्लस का आना चाहिए। और ये वाला आंसर प्लस का कैसे आएगा? या तो दोनों ही प्लस के होंगे ये, या फिर दोनों ही माइनस के होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सी प्लस का था और ए माइनस का था, या सी माइनस का था और ए प्लस का था, दोनों का साइन सेम ही आएगा, ए और सी दोनों सेम साइन के होंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? कॉमन सेंस की बात है यार। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्लस में आएगी, यानी कि सी अपॉन ए की वैल्यू प्लस में आएगी, तो सी अपॉन ए प्लस में कब आएगा? वो दोनों सेम साइन के होने चाहिए, या दोनों ही प्लस के होंगे या फिर दोनों ही माइनस के होंगे। आ गया कि नहीं आ गया? 7th, x equal to a and y equal to b graphically represent the lines which are, अरे x equal to a और y equal to b इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x equal to a ये है और y equal to b ये है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, b। आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया a और ये डिस्टेंस हो गया b, a, b। नेक्स्ट, तो ये होता है आपका फिनिश। और ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, पहले तो मेरी बात को सुन लेंगे। आपको सारे की सारे क्वेश्चन आ गए हैं या नहीं आ गए हैं? ये मैंने स्टार्टिंग किया है आपका टॉपिक, जिसमें हम काफी सारे सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व कराएंगे, पूरे की पूरे 50 क्वेश्चंस, ऑल द 50 क्वेश्चंस, जिससे कि आप अच्छी तरीके से एग्जाम में सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है बच्चों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपके पास सारे के सारे सैंपल पेपर्स की वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से आ जाएं। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।